नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 8 मई 2024 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 201 अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिपेक्ष या टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव का यूनिट 2 अधिगम के उपागम का प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। इसके 100+ प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। आप लोग ध्यान रखना, आपका पेपर सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा, ठीक है। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। ध्यान रखना, आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि व्यू नहीं आ रहा है तो इसलिए फिर थोड़ा से हल करने का मन नहीं करता। पेपर 201 अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिपेक्ष यूनिट 2 अधिगम के उपागम अप्रोच टू लर्निंग, इसका ध्यान रखना। पार्ट 2 हल करेंगे। इसका पार्ट हम लोग 1 हल कर चुके हैं, ठीक है। यूनिट 2 का पार्ट 1 हम लोग हल कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 2 हल करेंगे। तो आप लोग ध्यान रखना, लिंक आप प्लेलिस्ट BD 201 डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इस जगह पे आप क्लिक करेंगे तो आप BD 201 के जो भी वीडियो हम लोग हल कर चुके हैं क्रम से मिल जाएगा। और जस्ट इसके नीचे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो सभी पेपर का वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन प्लीज़ निवेदन है आप लोगों को कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इससे क्या होता है कि बच्चों को मैक्सिमम लाभ होगा और व्यू भी आता है तो हम लोग जुड़े रहेंगे। आप लोग बार बार कहते हैं प्रैक्टिस सेट हल कराइए, लेकिन जब व्यू नहीं आता तो मेहनत करना पड़ता है प्रश्नों को बनाने में, फिर अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी बच्चे बीएड कर रहे हैं सेकंड ईयर में, आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में देख ही चुके हैं कितना ज़्यादा प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम आए हैं। चाहे फर्स्ट पेपर में देखिए 60+ सेम टू सेम, सेकंड पेपर में देखिए 69+ सेम टू सेम, सोचो 70 प्रश्न सेम टू सेम, ठीक है। और थर्ड पेपर में देखिए 103 में कितने प्रश्न आए हैं, 104 में देखिए, 105 में देखिए। तो आप समझिए इस बात को, अगर आप लोग जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द से लिया है, अर्थात मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। ए मोटू, बी मेटो, सी मेशो, डी मोटम। सही जवाब हो जाएगा पहले का डी मोटम। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द मोटम से हुई है, जिसका तात्पर्य है मूव, मोटर, मोशन, अर्थात गति से लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करे वह है। ए अभिप्रेरणा, बी शिक्षण, सी अभ्यास, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 2 का ए अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है, या किसने कहा है। ए वुंड, बी स्किनर, सी पावलाव, डी लेविन। सही जवाब हो जाएगा 3 का, ध्यान रखना बी स्किनर। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने व नियमित करने की प्रक्रिया है, या कहा है। ए गुड, बी स्किनर, सी वुंड, डी लेविन। सही जवाब हो जाएगा 4 का, ध्यान रखना ए गुड। अगला प्रश्न है, निम्न में अभिप्रेरणा का तत्व नहीं है। ए आवश्यकता, बी चालक, सी प्रेरक, डी भोजन। तो निम्न में अभिप्रेरणा का तत्व नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 5 का, ध्यान रखना डी भोजन जो है ये मोटिवेशन का नहीं है, जबकि आवश्यकता, चालक, प्रेरक है, ठीक है। निम्न से अभिप्रेरणा का तत्व नहीं है, ध्यान रखना नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी भोजन नहीं है, सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अभिप्रेरणा नहीं होती है। ए पुरस्कार, बी दंड, सी प्रशंसा, डी सोना। तो ध्यान रखना सही जवाब हो जाएगा डी सोना जो है स्लीपिंग, ये अभिप्रेरणा नहीं, मोटिवेशन नहीं। पुरस्कार देते हैं तभी बच्चे मोटिवेशन होते हैं, कभी कभी दंड देने से भी बच्चे
मोटिवेट होते हैं और प्रशंसा कर दो तब भी कि आप बहुत अच्छा पढ़ते हो या फिर बहुत अच्छा आपकी राइटिंग है, बहुत अच्छी आपके पढ़ने का जो तरीका है बेहतर है, बहुत टैलेंटेड हो आप ये कर सकते हो, तो ये भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में अभिप्रेरणा का महत्व नहीं है। ए सीखना भी लक्ष्य प्राप्ति से, चरित्र डी सोना। सही जवाब हो जाएगा 7 का डी, सोना। ध्यान रखना, अभिप्रेरणा का महत्व नहीं है, तो सीखना भी है, लक्ष्य प्राप्ति भी है, चरित्र भी, सोना नहीं है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा को बढ़ाने की विधियां हैं। ए शिक्षक का व्यवहार भी, कक्षा का शांत वातावरण, सी प्रशंसा व निंदा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 8 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रेरणा का प्रारंभ होता है। ए आवश्यकता से, बी चालक से, सी उद्दीपन से, डी उपयुक्त सभी से। तो प्रेरणा का प्रारंभ होता है, सही जवाब हो जाएगा 9 का ए, आवश्यकता से। अगला प्रश्न है, प्रेरणा की समाप्ति होती है। ए प्रबोधन प्राप्ति से, बी उद्दीपन प्राप्ति से, सी ए और बी दोनों से, डी इनमें से कोई नहीं। प्रेरणा की समाप्ति होती है, सही जवाब हो जाएगा बी, उद्दीपन प्राप्ति से। अगला प्रश्न है, उद्दीपन अर्थात उत्तेजना संबंधित होता है। ए बाह्य वातावरण से, बी आंतरिक वातावरण से, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, बाह्य वातावरण से। जहां आवश्यकता तथा चालक केवल आंतरिक शक्ति हैं, वही दूसरी उद्दीपन के अंतर्गत संपूर्ण वातावरण में पाए जाने वाले सारे पदार्थ प्राणी आ जाते हैं। ठीक है, जहां आवश्यकता तथा चालक केवल आंतरिक उद्दीपन है, ध्यान रखना। ठीक है, आंतरिक उद्दीपन है, वही दूसरी ओर उद्दीपन के अंतर्गत संपूर्ण वातावरण में पाए जाने वाले सारे पदार्थ तथा प्राणी आ जाते हैं। ठीक है, दूसरी ओर उद्दीपन के अंतर्गत संपूर्ण। अगला प्रश्न है, मैस्लो ने मानवीय आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है। ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। सही जवाब हो जाएगा 12 का, ध्यान रखना सी 5। अगला प्रश्न है, मैस्लो ने मानवीय आवश्यकताओं को 5 भागों में बांटा 1954 में। ये शारीरिक मांग या आवश्यकता, ध्यान रखना पांचों महत्वपूर्ण है, आपको क्रम से याद होना चाहिए। ठीक है, शारीरिक मांग या आवश्यकता ये सबसे निम्न होता है, जो क्रम में है पांचवा जो है सबसे उच्च है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा मांग आवश्यकता, स्नेह प्रेम की मांग और सम्मान मांग या आवश्यकता, स्व यथार्थीकरण मांग या आवश्यकता, तो ये सबसे उच्च है। ठीक है, और जो ये शारीरिक मांग या आवश्यकता सबसे निम्न है। पांचों को ध्यान रखना क्रम से। ठीक है, मैस्लो की आवश्यकताओं का क्रम है, तो वही चीज़ में आपको क्रम से दिया गया है, तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 13 का ए हो जाएगा। ठीक है, शारीरिक सुरक्षा, स्नेह, संबंध, सम्मान, आवश्यकता। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखना। 13 का सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखना कि मैस्लो ने मानवीय आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है, तो 5, और पांचों का नाम भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैस्लो ने मानवीय आवश्यकताओं का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, तो किस सन में किया था। हम लोग देख ही चुके हैं, सही जवाब हो जाएगा बी 1954 में। आप लोग प्रश्नों का जवाब जरूर दें, इससे क्या होगा, आप लोग साथ में बने रहेंगे। अगर जवाब नहीं देंगे तो आप इधर उधर मन इधर उधर जा सकता है। ठीक है, तो मैस्लो ने प्रेरणा की आवश्यकता को 1954 में 5 वर्गों में विभाजित किया। अगला प्रश्न है, मैस्लो ने उच्च स्तर की आवश्यकताओं, सम्मान तथा यथार्थीकरण की प्राप्ति हेतु किसे प्रभावशाली माना। ए आंतरिक अभिप्रेरणा को बी, बाह्य अभिप्रेरणा को सी, ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, आंतरिक अभिप्रेरणा को। मैस्लो ने उच्च स्तर की आवश्यकताओं, सम्मान तथा यथार्थीकरण की प्राप्ति हेतु किसे प्रभावशाली माना है। सही जवाब हो जाएगा 15 का ए, आंतरिक अभिप्रेरणा को। अगला प्रश्न है, मैस्लो ने मानवीय आवश्यकताओं को 5 भागों में 1954 में बांटा है। ए शारीरिक मांग या आवश्यकता, बी सुरक्षात्मक मांग या आवश्यकता, सी तीसरा जो है इसने प्रेम की मांग हम लोग दे चुके हैं, सम्मान की मांग चौथा, पांचवा जो है स्वयथार्थीकरण मांग या आवश्यकता। अगला प्रश्न है, प्रबलन का संबंध है। ए अनुक्रिया बढ़ाने से बी, अनुक्रिया घटाने से सी, ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 16 का सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, अस्वाभाविक और स्वाभाविक उत्तेजना में विलंबन अनुकूलन में होता है। ए बाधक, बी सहायक, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं।
तो अस्वाभाविक और स्वाभाविक उत्तेजना में विलंबन अनुकूलन में होता है। सही जवाब हो जाएगा 17 का ए, बाधक होता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, पावलोव ने 30 सेकंड से कम समय के अंतर को स्वाभाविक एवं अस्वाभाविक उत्तेजना में अनुकूलन हेतु माना। ए उपयुक्त, बी अनुप्रयुक्त, सी शीघ्र अनुकूलन में सहायक, डी ए सी दोनों। सही जवाब हो जाएगा 18 का डी, ए सी दोनों उपयुक्त, शीघ्र अनुकूलन में सहायक दोनों माना है। अगला प्रश्न है, पुरस्कृत होने पर जिस व्यवहार प्रतिमान की बारंबारता बढ़ जाती है कहलाता है। ए अनुकूलन, बी क्रिया प्रसूत अनुकूलन, सी सामान्यीकरण, डी क्लासिकी अनुकूलन। सही जवाब हो जाएगा 19 का बी, क्रिया प्रसूत अनुकूलन। अगला प्रश्न है, प्रयत्न तथा त्रुटि अर्थात भूल का सिद्धांत दिया गया। ये पावलोव द्वारा बी, हल द्वारा सी, गुथरी द्वारा डी, थॉर्नडाइक द्वारा। तो प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। सही जवाब हो जाएगा डी, थॉर्नडाइक द्वारा। यूपी टेट सीटेट में बार बार पूछा जाता है और बीएड में तो पूछा ही जाता है। अगला प्रश्न है, पावलोव ने अनुकूलन द्वारा सीखने हेतु आवश्यक माना है। ए आवश्यकता, बी पुनरावृत्ति, सी पुनर्बलन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल से सीखने के लिए किस जानवर का प्रयोग किया? थॉर्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल से सीखने के लिए किस जानवर का प्रयोग किया था? ए बिल्ली, बी कुत्ता, सी गाय, डी पक्षी। तो सही जवाब हो जाएगा 22 का, ध्यान रखना, ए बिल्ली का प्रयोग किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, अनुकूलन स्थापित होने के पश्चात स्वाभाविक उत्तेजना में देरी अभाव उत्पन्न करता है। ए पुनर्बलन, बी विलोपन, सी विभेदीकरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी विलोपन। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में बिल्ली को किसमें बंद किया? ए पिंजड़े में, बी भ्रांति बॉक्स में, सी अर्थात पजल बॉक्स में, सी जिसे भ्रमित कर देता है, सी कमरे में, डी इनमें से कोई नहीं। तो थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में बिल्ली को किसमें बंद किया था? तो आप लोग बहुत ही फेमस है, आप लोग ध्यान देंगे तो पता चल जाएगा। सही जवाब हो जाएगा बी बॉक्स था। ठीक है, तो भ्रांति मतलब पजल बॉक्स में था, जिसमें वो बिल्ली जो है बार बार घूम रही थी, उसमें वो बाहर निकलने के लिए जो खोलने के लिए चाहिए वो मिल नहीं पा रहा था। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्किनर का सीखने का सिद्धांत जाना जाता है। ए सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, बी अनुकूलन सिद्धांत, सी प्रोदन का सिद्धांत, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 25 का ए, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत भी इसे कहते हैं, एसआर थ्योरी। ठीक है, जिसके प्रतिपादक बीएफ स्किनर हैं, इसलिए इस सिद्धांत को स्किनर आरएस थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। स्किनर ने अपने इस परीक्षण का शुरुआत 1938 में किया। सन याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, पावलोव और स्किनर किससे संबंधित हैं? ए संरचनात्मक, बी प्रकार्यवाद, सी व्यवहारवाद, डी गेस्टाल्ट। सही जवाब हो जाएगा 26 का सी, व्यवहारवाद। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, व्यवहारवाद से संबंधित है ए इवान पावलोव, जॉन बी.टी. वाटसन, बी.एफ. स्किनर। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत का संबंध किससे है? ए स्किनर, बी थॉर्नडाइक, सी पावलोव, डी कोहलर। क्रिया प्रसूत सिद्धांत का संबंध किससे है? सही जवाब हो जाएगा ए स्किनर। अगला प्रश्न है, स्किनर के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को नाम से जाना जाता है, मतलब किस नाम से जाना जाता है? ए प्रवर्तन अनुकूलन सिद्धांत, बी संरचनात्मक अनुकूलन सिद्धांत, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 28 का, ध्यान रखना, सी ए बी दोनों, प्रवर्तन अनुकूलन सिद्धांत और संरचनात्मक अनुकूलन सिद्धांत दोनों। अगला प्रश्न है, स्किनर ने सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कब दिया? हम लोग देख भी चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा बी 1938 में दिया था। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक की प्रयत्न एवं भूल में सीखने हेतु आवश्यक है। ए प्रोदन, बी सही प्रतिक्रिया का चुनाव, सी उद्देश्य रहित प्रक्रियाएं, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 30 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रयत्न तथा भूल द्वारा सीखने में गलत अनुक्रिया है। ए घटती है, बी बढ़ती है, सी पहले बढ़ती है बाद में घटती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, प्रयत्न तथा भूल द्वारा सीखने में गलत अनुक्रिया है। सही जवाब हो जाएगा ए घटती है। अगला प्रश्न है, पुनर्बलन सीखने को करती है।
ए बढ़ाती है, बी घटाती है, सी अप्रभावित रहती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो रेनफोर्स सीखने को क्या करती है? सही जवाब हो जाएगा ए, बढ़ाती है। पुनर्बलन जो है ये सीखने अर्थात लर्निंग को बढ़ाती है। अगला प्रश्न है, नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। ए दंड देना, बी पुरस्कार को रोक लेना, सी कष्टकारी उद्दीपन को दूर करना, डी अत्यधिक पुरस्कार देना। तो नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है, तो ध्यान रखना दंड देना ये नकारात्मक पुनर्बलन ये भी है, लेकिन पुरस्कार को रोक लेना ये भी है। तो नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण कौन सा है? सबसे बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ये, ध्यान रखना बी है, पुरस्कार को रोक लेना। पुनर्बलन का मतलब ही होता है, नकारात्मक पुनर्बलन का मतलब ही होता है किसी काम को कुछ समय के लिए रोक लेना। ठीक है, दंड देना निगेटिव चीजें हैं, नकारात्मक तो ये भी है लेकिन एक कुछ ज्यादा ही हो जाता है। ठीक है, तो पुरस्कार को रोक लेना ये नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। ठीक है, नकारात्मक पुनर्बलन एक अनुक्रिया को मजबूत करता है। ठीक है, पुरस्कार को कुछ समय के लिए रोक लीजिए, देखिए, जबकि दंड एक अनुक्रिया को कमजोर करता है। ठीक है, आप किसी को दंड दे रहे हो तो कहीं ना कहीं वो और ज्यादा निगेटिव तो है ही दंड, लेकिन वो और ज्यादा कमजोर हो जाएगा, हो सकता है छोड़ दे जो चीज कर रहा है वो भी। ठीक है, नहीं पुरस्कार देना है कुछ समय के लिए बोल दोगे नहीं मैं ये चीज आपको नहीं दूंगा, ये लोग बोलते हैं कि आप पर बीएड में टॉप कर जाओगे आपको ये पुरस्कार मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। या फिर हाई स्कूल इंटर में पास करते हो तो आपको ये चीजें मिलेगा लेकिन अभी नहीं मिलेगा, रोके रहेगा। तो ये क्या होता है, ना देना या फिर रोक लेना, ये क्या है, नकारात्मक पुनर्बलन है। लेकिन दंड जो है ज्यादा हो जाता है, इससे क्या होता है अनुक्रिया कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा पुरस्कार को रोक लेना। ठीक है, पुरस्कार को रोक लेना इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का। पुनर्बलन एक ऐसी चीज है जो प्रतिक्रिया की क्षमता को बढ़ाती है और उस व्यवहार की पुनरावृत्ति को प्रेरित करती है जो पुनर्बलन से पहले हुई थी। नकारात्मक पुनर्बलन या एक परिणाम को दोहराने के लिए, एक कार्रवाई को दूर करने के लिए है। उदाहरण के लिए जब वे अच्छा व्यवहार करते हैं तो कैदियों से प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। नकारात्मक पुनर्बलन क्या है, या एक परिणाम को दोहराने के लिए, एक कार्रवाई को दूर करने के लिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है तो कैदियों को हटा दिया जाता है, तो इसी तरह से पुरस्कार भी था। जबकि नकारात्मक दंड क्या है, इस पॉइंट को ध्यान रखिए, या किसी चीज को होने से रोकने के लिए कोई कार्रवाई करना है। उदाहरण के लिए सकारात्मक नागरिकों को घर पर रहने के लिए कहती है सरकार, बाहर जाने के लिए आज़ादी छीन रही है, या एक महामारी को रोकने के लिए है। ठीक है, तो इस पॉइंट से आप ध्यान रखना, पुरस्कार को रोक लेना नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है, बेस्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अधिगम के क्षेत्र सिद्धांत का संबंध है एक गेस्टाल्ट सिद्धांत में बी, सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत में सी, ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो अधिगम के क्षेत्र सिद्धांत का संबंध है, सही जवाब हो जाएगा 34 का डी। ध्यान रखना इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, अधिगम के क्षेत्र सिद्धांत का संबंध पूछ रहा है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा डी। अधिगम के क्षेत्र सिद्धांत, यह सिद्धांत 1980 में, ध्यान रखना 1890 में जन्मे जर्मनी मनोवैज्ञानिक कर्ट लेविन द्वारा प्रतिपादित किए गए। ठीक है, कर्ट लेविन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अधिगम सिद्धांत को अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो इस क्षेत्र, इसका किसने प्रतिपादित किया था? तो अधिगम के क्षेत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कर्ट लेविन ने। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा इसका डी, इनमें से कोई नहीं। इसके अनुसार सीखना कारकों पर निर्भर करता है। सीखना व्यक्तिगत कारक या प्रारंभिक कारक के गुणनफल का परिणाम है। अगला प्रश्न है, सीखने का गौण नियम दिया गया, आपको पता होगा, इसकी हम लोग बात भी कर चुके हैं। ये पावलाव द्वारा, बी थॉर्नडाइक द्वारा, सी कैटल द्वारा, डी कोहलर द्वारा। सीखने का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था, 3 प्राइमरी थे और 5 जो है गौण नियम थे। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी थॉर्नडाइक। तो दोनों चीज याद रखना। मनोवैज्ञानिक द्वारा अधिगम नियम को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है जो कि निम्नलिखित से, पहला अधिगम के मुख्य नियम, तत्परता का नियम, ठीक है, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। और दूसरा जो है गौण नियम है, इसमें 5 हैं। बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति अथवा मनोवृत्ति का नियम, तत्वों की पूर्ण समर्था का नियम, शरीरता द्वारा अनुक्रिया का नियम, साचर परिवर्तन का नियम। ठीक है, अगला प्रश्न है, टोलमैन का सीखने का सिद्धांत नाम से जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा 36 का, ध्यान रखना डी, चिन्ह अधिगम सिद्धांत, डी इसका सही जवाब है। सूझ का सिद्धांत संबंधित है गेस्टाल्टवाद से। इस पॉइंट को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, स्किनर के शिक्षण सिद्धांत में आवश्यक है, ए प्रवर्तन अनुक्रिया, बी प्रबलन, सी साधनात्मक अनुक्रिया, डी उपयुक्त सभी।
तो स्किनर के शिक्षण सिद्धांत में आवश्यक है। सही जवाब हो जाएगा 37 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्किनर के अनुसार शिक्षण परिस्थिति में मिलता है ए आंशिक पुनर्बलन, बी पर्णवनल, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 38 का ए, आंशिक पुनर्बलन। अगला प्रश्न है, असतत प्रबलन को स्किनर ने माना है ए आंशिक प्रबलन, बी पूर्ण प्रबलन, सी सतत प्रबलन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 39 का ए, आंशिक प्रबलन। अगला प्रश्न है, स्टिमुलस स्थानांतरण का संबंध है, स्टिमुलस मतलब उद्दीपन, स्थानांतरण का संबंध है ए बी एफ स्किनर, बी सी एल हल, सी पावलाव, डी आर गुथरी। सही जवाब हो जाएगा 40 का ए, बी एफ स्किनर। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में सीखते समय प्राणी का व्यवहार या प्रतिक्रिया होती है ए असंगठित, बी संगठित, सी प्रयोजित, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, असंगठित। अगला प्रश्न है, थांडाई के सिद्धांत को कहते हैं, तो हम लोग देख भी चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा ई, यस आर सिद्धांत। ठीक है, यस आर सिद्धांत याद रखना आप लोग। थर्मोडायनामिक का सिद्धांत है ए प्रयास का सिद्धांत, बी प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, सी त्रुटि का सिद्धांत, डी बुद्धि का सिद्धांत। बहुत ही आसान है, सही जवाब हो जाएगा बी प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें, कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। सीखने के नियम का प्रतिपादन किया ए पावलाव, बी थॉर्नडाइक, सी स्किनर, डी वर्नर। सही जवाब हो जाएगा 44 का, ध्यान रखना आप लोग बी थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, प्रभाव का नियम दिया ए वर्नर, वी वुड, सी थॉर्नडाइक, डी स्किनर। सही जवाब हो जाएगा 45 का सी थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। स्किनर वैज्ञानिक थे, मतलब किस देश के थे? ए चीन, बी अमेरिका, सी इंग्लैंड, डी जर्मनी। तो स्किनर महोदय किस देश के थे? सही जवाब हो जाएगा बी अमेरिका के थे। अगला प्रश्न है, स्किनर का पहला प्रयोग था ए चूहे पर, बी बिल्ली पर, सी तोते पर, डी कुत्ते पर। तो स्किनर का पहला प्रयोग था, सही जवाब हो जाएगा 47 का ए चूहे पर, ध्यान रखना। स्किनर का दूसरा प्रयोग था ए कबूतर पर, बी चूहे पर, सी तोते पर, डी कुत्ते पर। सही जवाब हो जाएगा 48 का ए कबूतर पर। ठीक है, तो स्किनर महोदय का पहला प्रयोग किस पर था? चूहे पर, और दूसरा कबूतर पर, ध्यान रखना, दोनों याद रखना। संबद्धवाद का सिद्धांत के प्रतिपादक थे ए थॉर्नडाइक, बी स्किनर, सी वर्नर, डी वुड। सही जवाब हो जाएगा 49 का ए थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, क्रियाबंधन सिद्धांत दिया है ए स्किनर ने, वुड, बी वुड ने, सी पावलाव, डी थॉर्नडाइक ने। क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत दिया है, सही जवाब हो जाएगा ए स्किनर ने। अगला प्रश्न है, पुनर्बलन का सिद्धांत का प्रतिपादक है ए वुड, डी स्किनर, सी वर्नर, डी पावलाव। सही जवाब हो जाएगा 51 का बी स्किनर महोदय ने। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली के लिए पुरस्कार था ए भोजन, बी पिजड़ा, सी घंटी, डी प्रकाश। तो थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली के लिए पुरस्कार क्या था? सही जवाब हो जाएगा ये भोजन था। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, भोजन था। प्राणी के ऊपर प्रभाव डालता है ए उद्दीपक, बी अनुक्रिया, सी व्यवहार, डी विपरीत अनुक्रिया। सही जवाब हो जाएगा 53 का ए उद्दीपक। कुत्ते पर प्रयोग किया ए थॉर्नडाइक ने, बी वुड ने, सी पावलाव ने, डी स्किनर ने। सही जवाब हो जाएगा 54 का, ध्यान रखना सी पावलाव महोदय ने, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर। अगला प्रश्न है, कंडीशन रिफ्लेक्सेज पुस्तक लिखी ए पावलाव ने, बी थॉर्नडाइक ने, सी वुड ने, सी डी स्किनर ने। कंडीशन रिफ्लेक्सेस पुस्तक किसने लिखी? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए पावलाव ने। एनिमल इंटेलिजेंस ही पुस्तक के लेखक थॉर्नडाइक अमेरिकन है। ठीक है, अमेरिका, थॉर्नडाइक कहाँ के हैं? अमेरिका के रहने वाले हैं। पावलाव के सिद्धांत में घंटी का बजना है ए अस्वाभाविक अनुक्रिया, बी स्वाभाविक अनुक्रिया, सी डर की अनुक्रिया, डी विपरीत अनुक्रिया। सही जवाब हो जाएगा 56 का ए स्वाभाविक अनुक्रिया।
अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, पावलोव के सिद्धांत में मुंह में लार का आना, ए अस्वाभाविक अनुक्रिया, बी स्वाभाविक अनुक्रिया, सी डर अनुक्रिया, डी विपरीत अनुक्रिया। सही जवाब हो जाएगा 57 का बी, स्वाभाविक अनुक्रिया। अगला प्रश्न है, पावलोव ने किस तत्व पर अधिक जोर दिया? ए भोजन पर, बी लार पर, सी पुनरावृत्ति पर, डी कुत्ते पर। पावलोव ने किस पर अधिक जोर दिया? सही जवाब हो जाएगा 58 का सी, पुनरावृत्ति पर, बार बार दोहराना। उसमें यही कहा कि बार बार दोहराते हैं कोई चीज तो इससे क्या होगा, आपका जो कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, समय की पाबंदी का ज्ञान किस अधिगम सिद्धांत से होता है? समय की पाबंदी का ज्ञान किस अधिगम सिद्धांत से होता है? ए पावलोव के सिद्धांत से, बी थर्नडाइक के सिद्धांत से, सी स्किनर के सिद्धांत से, डी वुंड के सिद्धांत से। सही जवाब हो जाएगा 59 का ए, पावलोव के सिद्धांत से। अगला प्रश्न है, प्रयत्न व त्रुटि सिद्धांत में विशेष बल नहीं दिया गया। ए घंटी पर, बी भोजन पर, सी समझ पर, डी बल पर। ध्यान रखना, प्रयास व त्रुटि सिद्धांत पहली बात बताइए किसने दिया था? थर्नडाइक ने। तो घंटी पर बल नहीं दिया गया, ठीक है। घंटी पर बल किसने दिया था? पावलोव ने, ठीक है। उसमें देखिए, देखेंगे मिल जाएगा आपको, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ए, घंटी पर। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किस पर बल नहीं दिया था? तो घंटी पर नहीं दिया था। घंटी का प्रयोग पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत में किया गया था, ठीक है। तो पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में किया गया था। थर्नडाइक का प्रयोग, थर्नडाइक ने पहले बॉक्स में अपनी बिल्ली पर किए गए प्रयोगों के आधार पर सिद्धांत तैयार किया। बॉक्स के अंदर तारों को खींचकर बॉक्स का दरवाजा खोला जा सकता था। बाहर एक मछली रखी थी, बिल्ली द्वारा दबने, कूदने, काटने आदि से बॉक्स में बाहर आने की कोशिश की गई, क्योंकि कई बार प्रयोग दोहराया गया था, जिससे गलत गतिविधियां कम हुई, अर्थात बार बार प्रयोग करने से आपकी कमियां दूर होती हैं। आखिर में बिल्ली एक ही प्रयास में दरवाजा खोल पाई, मतलब पहली बार तो कई बार घूमी तो उसके पैर से क्या है जो उसमें था वो दब गया, तो दरवाजा उसका खुल गया। फिर दूसरी बार कोशिश करती रही, फिर गई, फिर दब गया, तो उसको समझ में आ गया कि दबाने से जल्दी से जो उसकी खुंडी थी वो खुल जाता है। तो उसने क्या किया, फिर बार बार लास्ट में एक समय ऐसे आया कि जब भी मछली रखी जाती थी वो आराम से कुंडी को खोलकर अंदर बाहर निकल जाती थी, ठीक है। जो गेट था उसको आराम से खोल लेती थी। तो इस तरह से बार बार दोहराने से उसको जो कमियां हैं वो दूर हो जाती, अर्थात प्रयास जो है एक ही प्रयास में वो फिर बाहर आने लगी। अगला प्रश्न है, बॉक्स से भ्रम, प्रजल बॉक्स। अगला प्रश्न है, किसी क्रिया को बार बार दोहराने में उसका संबंध दृढ़ होता है, या कौन सा नियम है? तो सही जवाब हो जाएगा 61 का अभ्यास का नियम, थर्नडाइक का है, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्रिया की सफलता में संतोष एवं असफलता में असंतोष कौन से नियम को इंगित करता है? तो सही जवाब हो जाएगा 62 का ए, प्रभाव का नियम। अगला प्रश्न है, बिल्ली पर प्रयोग किया, ए थर्नडाइक ने, बी पावलोव ने, सी स्किनर ने, डी वुंड ने। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बिल्ली का प्रयोग किया गया। सही जवाब हो जाएगा ए, थर्नडाइक ने किया था। अगला प्रश्न है, मैस्लो का पूरा नाम है? सही जवाब हो जाएगा 64 का सी, अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, मूल रूप से एक मानवतावादी थे। उन्होंने प्रेरणा का मानवतावादी सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्हें मुख्य रूप से मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम बनाने के लिए जाना जाता है। मैस्लो मानव आवश्यकताओं को पदानुक्रम के रूप में देखते हैं, जो सबसे कम आवश्यकताओं से सबसे ऊपर बढ़ते क्रम में होता है। अगला प्रश्न है, मानवतावादी सिद्धांत किससे संबंधित है? ए मैस्लो, बी पोस्टलो, बी वुंड, डी थर्नडाइक। तो मानवतावादी सिद्धांत किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ए, मैस्लो से। अगला प्रश्न है, शारीरिक आवश्यकता मैस्लो के किस स्तर से आती है? ए निम्न स्तर से, बी उच्च स्तर से, सी मध्य स्तर से, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 66 का ए, निम्न स्तर से। अगला प्रश्न है, मैस्लो रहने वाले थे? ए अमेरिका के, बी चीन के, सी जर्मनी के, डी जापान के। सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, अमेरिका के। अगला प्रश्न है, आत्मसिद्धिकरण मैस्लो किस स्तर से संबंधित है? ए निम्न, बी उच्च, सी मध्य, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 68 का बी, उच्च। अगला प्रश्न है, पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत है? ए मैस्लो सिद्धांत, बी वुंड सिद्धांत, सी पावलोव सिद्धांत, डी स्किनर सिद्धांत।
सही जवाब हो जाएगा 69 का ए, मैस्लो सिद्धांत। अगला प्रश्न है, मैस्लो के सिद्धांत का क्रम है ए निम्न से उच्च की ओर बी, उच्च से निम्न की ओर सी, मध्य से उच्च की ओर डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 70 का ए, निम्न से उच्च की ओर। अगला प्रश्न है, कार्ल रोजर्स वैज्ञानिक थे, ए अमेरिका के, बी चीन के, सी जर्मनी के, डी रूस के। सही जवाब हो जाएगा 71 का ए, अमेरिका के। अगला प्रश्न है, रोजर्स के अनुसार सीखने का आधार है ए स्व अनुभव, बी दूसरों के अनुभव द्वारा, सी भ्रमण द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 72 का ए, स्व अनुभव। अगला प्रश्न है, रोजर्स के अनुसार सीखने की प्रक्रिया है ए सेल्फ इनिशिएटिव, बी सेल्फ कॉन्फिडेंस, सी सेल्फ स्टडी, डी सेल्फ स्टीम। तो रोजर्स के अनुसार सीखने की प्रक्रिया है, सही जवाब हो जाएगा ए, सेल्फ इनिशिएटिव, स्वयं पहल। अगला प्रश्न है, रोजर्स ने अधिगम के प्रकार दिए। सही जवाब हो जाएगा ए, 2 प्रकार। अगला प्रश्न है, अनुभव जन अधिगम का संबंध है ए पेस्टलो, बी मैस्लो, सी रोजर्स, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 75 का सी, रोजर्स। अगला प्रश्न है, अधिगम वातावरण व व्यक्ति दोनों का प्रतिफल कहा है ए मैस्लो, बी लेविन, सी रोजर्स, डी क्रो। सही जवाब हो जाएगा 76 का बी, लेविन। अगला प्रश्न है, क्षेत्र सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया में बल दिया जाता है ए अभिप्रेरणा, बी प्रयास, सी त्रुटि, डी पुनर्बलन। सही जवाब हो जाएगा 77 का ए, अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है, कर्ट लेविन वैज्ञानिक थे ए जर्मनी, अमेरिकी, बी जापान, सी रूस, डी चीन। सही जवाब हो जाएगा 78 का ए, जर्मन अमेरिकी। अगला प्रश्न है, जीवन क्षेत्र का प्रयोग किस सिद्धांत में किया ए कर्ट लेविन, बी स्किनर, सी पावलोव, डी थॉर्नडाइक। सही जवाब हो जाएगा 79 का ए, कर्ट लेविन। अगला प्रश्न है, क्षेत्र सिद्धांत का संबंध है ए गेस्टाल्टवादी विचारधारा, बी पुरानी विचारधारा, सी नवीन विचारधारा, डी इनमें से कोई नहीं। क्षेत्र सिद्धांत का संबंध है, सही जवाब हो जाएगा ए, गेस्टाल्टवादी विचारधारा। अगला प्रश्न है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया। सही जवाब हो जाएगा 81 का बी, थॉर्नडाइक। ध्यान रखना, थॉर्नडाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिए। थॉर्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया, साथ ही अपनी पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंसी, ध्यान रखना, 1898 में संबद्धवाद का प्रतिपादन किया। इसे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत को निम्नलिखित नामों से भी जाना जाता है: साचर सिद्धांत, प्रयत्न भूल सिद्धांत, अणुवादी सिद्धांत, संबद्धवाद सिद्धांत। ये सारी चीजें इस सिद्धांत का नाम है, कोई भी आ सकता है। सीखने का संबंध सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, ये कोई भी हो सकता है, तो आप लोग ध्यान रखना। सर्वप्रथम व्यक्तित्व भिन्नता का प्रयोग किया ए गाल्टन, बी पावलोव, सी वुड, डी लेविन। सही जवाब हो जाएगा 82 का, ध्यान रखना आप लोग, ए गाल्टन। व्यक्तिगत भिन्नता के संबंध का सर्वप्रथम प्रयोग एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक गाल्टन ने किया। हैडलर के शब्दों में रूप, रंग, गति, कार्य, ज्ञान, बुद्धि, अभिरुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली विभिन्नता को ही व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। अगला प्रश्न है, लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है ए शिक्षा क्षेत्र, बी खेल क्षेत्र, सी नौकरी क्षेत्र, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 83 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, लेविन का क्षेत्र सिद्धांत का दूसरा नाम है ए संज्ञानात्मक सिद्धांत, बी संबंध सिद्धांत, सी प्रेम सिद्धांत, डी अभिप्रेरणा सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा 84 का ए, संज्ञानात्मक सिद्धांत। कुर्ट लेविन के क्षेत्र अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत ही संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत आता है। इस सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचना को ही क्षेत्र बोला गया है। क्षेत्र मनोविज्ञान शब्द कुर्ट लेविन का है, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग। कुर्ट लेविन के क्षेत्र अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत ही संज्ञानात्मक सिद्धांत आता है। इस सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचना को ही क्षेत्र अर्थात फील्ड बोला गया है, ठीक है। क्षेत्र मनोविज्ञान शब्द कुर्ट लेविन का है। अगला प्रश्न है, कर्ट लेविन या कुर्ट लेविन अधिगम का आधार मानते हैं ये अवरोध, बी वातावरण, सी मानव, डी तलरूप। सही जवाब हो जाएगा 85 का, ध्यान रखना, बी वातावरण को, ठीक है, आधार मानते हैं वातावरण को। अगला प्रश्न है, आकर्षण विकर्षण के आधार पर मानव व्यवहार की व्याख्या की। सही जवाब
86 का सही जवाब हो जाएगा ए, कर्ट लेविन या कुर्ट लेविन, KURT। अगला प्रश्न है, लेविन ने अधिगम को चरणों में बांटा है। लेविन ने अधिगम को चरणों में बांटा है, अर्थात कितने चरणों में बांटा है, तो सही जवाब हो जाएगा 87 का 4। अगला प्रश्न है, लेविन ने तलरूप शब्द कहाँ से लिया? ए गणित, बी इतिहास, सी भौतिकी, डी रसायन शास्त्र। सही जवाब हो जाएगा 88 का ए, गणित से। अगला प्रश्न है, लेविन द्वारा संप्रत्यय नहीं दिया गया। ए तलरूप, बी अवरोध, सी जीवन दायरा, डी सदिश। सही जवाब हो जाएगा 89 का बी, अवरोध। अगला प्रश्न है, लेविन द्वारा संप्रत्यय दिया गया। ए जीवन दायरा, बी विकट और कर्षण, सी तलरूप। अगला प्रश्न है, बालकों को योग्यता व मानसिक शक्ति के अनुसार सीखना चाहिए, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा ए, लेविन। अगला प्रश्न है, प्रेम और सुरक्षा मैस्लो के कौन से स्तर का सिद्धांत है? सही जवाब हो जाएगा ए, निम्न स्तर का। ध्यान रखना, प्रेम और सुरक्षा मैस्लो के सबसे निम्न स्तर का सिद्धांत है। हम लोग इसमें देख भी चुके हैं, 5 सिद्धांत है, ठीक है। सम्मान मैस्लो के कौन से स्तर का सिद्धांत है? सही जवाब हो जाएगा ए, उच्च स्तर का। ध्यान रखना, सम्मान। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत का विकल्प है। ए वुंट सिद्धांत, बी पावलोव सिद्धांत, सी ब्रूनर सिद्धांत, डी लेविन सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा सी, ब्रूनर सिद्धांत। जेरोम ब्रूनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर नया सिद्धांत दिया, जो कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के वैकल्पिक रूप में पाया जाता है। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास का मॉडल प्रस्तुत किया था। उनके अनुसार यह वह मॉडल है जिसके द्वारा मनुष्य अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है। अगला प्रश्न है, ब्रूनर मनोवैज्ञानिक हैं। ए अमेरिका के, बी चीन के, सी जर्मनी के, डी भारत के। सही जवाब हो जाएगा 94 का। ध्यान रखना आप लोग, ए अमेरिका के। अगला प्रश्न है, ऐसा मॉडल जिसके द्वारा मनुष्य अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करे, या किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा 95 का। ध्यान रखना, ए ब्रूनर ने। अगला प्रश्न है, ब्रूनर के सिद्धांत में महत्वपूर्ण स्थान है। ए प्रतिनिधित्व, बी घंटी, सी विप्रेरणा, डी पुनर्बलन। तो ब्रूनर के सिद्धांत में महत्वपूर्ण स्थान है। सही जवाब हो जाएगा 96 का ए, प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है, ब्रूनर के सिद्धांत में प्रतिनिधित्व के प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा 97 का बी, 3। या व्यक्ति विशेष के लिए उसके संसार का वातावरण के प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व 3 प्रकार से हो सकता है: सक्रिय प्रतिनिधित्व, दृश्य प्रतिमा प्रतिनिधित्व, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व। ब्रूनर के सिद्धांत में सक्रियता विधि के अंदर किस आयु का बालक आता है? सही जवाब हो जाएगा 98 का। ध्यान रखना, ए जन्म से 3 वर्ष। अगला प्रश्न है, ब्रूनर के सिद्धांत में दृश्य प्रतिमा विधि के अंदर किस आयु का बालक आता है? सही जवाब हो जाएगा बी, 3 से 11 वर्ष। पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ब्रूनर की किस विधि से मिलती है? सही जवाब हो जाएगा ए, दृश्य प्रतिमा विधि से। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ब्रूनर के प्रतिबिंबात्मक चरण अर्थात आइकोनिक चरण संज्ञानात्मक विकास के समान है। अगला प्रश्न है, कौन सी विधि में बालक को गणित के चिन्हों का ज्ञान होता है? ए तर्क विधि, बी सांकेतिक विधि, सी सक्रिया विधि, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, सांकेतिक विधि। अगला प्रश्न है, ब्रूनर के सांकेतिक विधि के अंतर्गत बालक की आयु है। ए 11 वर्ष से अधिक, बी 5 वर्ष से अधिक, सी 3 वर्ष से कम, डी 2 वर्ष से कम। तो ब्रूनर के सांकेतिक विधि के अंतर्गत बालक की आयु है। सही जवाब हो जाएगा ए, 11 वर्ष से अधिक। कुछ प्रश्न है, आपको इसका जवाब जरूर दिया करें। मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? ए मोटू, बी मेटो, सी मेसो, डी मोटम। प्रश्न एग्जाम में सेम टू सेम आ सकते हैं। क्लासिक अनुबंधन अर्थात अनुकूलन सिद्धांत दिया गया। ए पावलोव द्वारा, बी कोहलर द्वारा, सी कोपका द्वारा, डी कुर्ट लेविन द्वारा। अगला प्रश्न है, कोहलर तथा कोपको मनोवैज्ञानिक थे। ए गेस्टाल्टवादी, बी व्यवहारवादी, सी अनुबंधित, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, स्किनर का पहला प्रयोग था। ए चूहे पर, बी बिल्ली पर, सी तोते पर, डी कुत्ते पर।
अगला प्रश्न ध्यान रखना, थोड़ा सा अलग हो गया है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत दिया ए पावलोव बी थॉर्नडाइक सी स्किनर डी वुड। 5 प्रश्न थे, आप लोग इसका जवाब जरूर दिएगा कमेंट सेक्शन में, महत्वपूर्ण एग्जाम में सेम टू सेम आ सकता है। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले लिस्ट BG 201 है, इस जगह पे क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। जस्ट इसके नीचे क्लिक करेंगे, सारे पेपर की वीडियो क्रम से मिल जाएगी। ठीक है, तो अगला जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, ध्यान रखना आप लोग, शिक्षण एवं अधिगम के परिपेक्ष, इसका यूनिट 3। ठीक है, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में अंतर, ध्यान रखना, इस प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे, मतलब यूनिट 3 को हल करेंगे। ठीक है, यूनिट 3 व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में अंतर। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। और व्यू आता रहा तो हम लोग कंटिन्यू हल करेंगे। आप लोग बोलते हैं कि सर लगातार हल नहीं करा रहे, तो उसका रीज़न यही है, व्यू नहीं आता तो फिर निराशा होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और फिर अच्छा नहीं लगता। जबकि 4th सेमेस्टर में देखिए तो व्यू ठीक ठाक आ रहा है, इसलिए उसी को हल कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग वीडियो को शेयर करते रहें, व्यू अगर आता रहा, तो निश्चित रूप से हम लोग कंटिन्यू हल करते रहेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।